नमस्कार साथियों। तो हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे। प्रस्तावना में हमने अपनी पिछली क्लास में जो चीज देखा वो देखा हमने संप्रभुता और उसे समझा, और दूसरा हमने जो समझा वो था लोकतंत्र और गणतंत्र। हमने ये समझा कि ये दोनों ही शब्द प्रस्तावना में क्यों है, दोनों की जगह एक क्यों नहीं है, ये दोनों ही इसमें क्यों रखे गए, इस चीज को हमने समझा। फिर हमने थोड़ा सा तय किया कि हम लोकतंत्र पर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। उसी क्रम में हमने जो बात करी वो लोकतंत्र और पूंजीवाद के संबंध को समझा। हमने समझा कि पूंजीवाद लोकतंत्र को और समृद्ध करता है, लोकतंत्र को और मजबूत करता है या कमजोर करता है। दूसरा जो हमें बात करनी थी वो करनी थी लोकतंत्र और तकनीक के संबंध को लेकर, कि तकनीक लोकतंत्र को किस तरह से प्रभावित करती है, लोकतंत्र को वो कमजोर करती है या लोकतंत्र को और ताकतवर बनाती है, वो हमें समझना था। लेकिन चूंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी इसलिए हमने ये तय किया था इसे हम अगली क्लास में समझेंगे। तो आज हम देखते हैं कि आज हम क्या समझेंगे कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र और दूसरा टेक्नोलॉजी, इनके संबंध को हम समझेंगे कि टेक्नोलॉजी लोकतंत्र को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये लोकतंत्र को समृद्ध कर रही है और मजबूत कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर बना रही है। ये हमने तय किया था कि इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, एक शब्द है, वो है, क्या है, शब्द है एक साइंस और दूसरा शब्द है टेक्नोलॉजी। क्या अंतर है इनमें? देखिए, साइंस अर्थात विज्ञान, विज्ञान का जो पूरा जोर होता है ये समझने में कि ये पूरी जो दुनिया है, ये प्रकृति किस तरह से काम करती है, क्या तरीके, वो क्या इसके पीछे रूल्स हैं, वो क्या सिद्धांत है जिनके माध्यम से पूरी प्रकृति, ये पूरा यूनिवर्स काम कर रहा है, इंटरकनेक्टेड इतनी ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये जो समझने का पूरा उद्देश्य है, जो पूरे समझने का जोर है, वो फील्ड साइंस का है। जैसे पानी क्यों उबलता है, अर्थात पानी क्यों उबलता है, बिजली क्यों गिरती है, पानी क्यों गिरता है, सूरज क्यों निकलता है, ये सारी चीजें, ये जो पूरी प्रक्रिया, ये समझने का कार्य विज्ञान का है। तकनीक जो करती है सॉरी, तकनीक जो करती है इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करके, जो सिद्धांत विज्ञान के माध्यम से हम समझते हैं कि ये दुनिया किस तरह से काम कर रही है, क्या इसके काम करने का तरीका है, इन सिद्धांतों को समझकर व्यवहार में तकनीक जो टूल्स बनाती है, जो विज्ञान के एप्लीकेशंस होते हैं, साइंस के जो उनके सिद्धांतों के एप्लीकेशंस हैं, वो टेक्नोलॉजी है। जैसे उदाहरण के लिए, ये जिस बोर्ड के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है ये विज्ञान का है, ये एक एप्लीकेशन है, एक टूल है। तो अब समझते हैं हम कि डेमोक्रेसी, हमने समझ लिया कि साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या बेसिक डिफरेंस है। दूसरा, अब हम ये समझेंगे कि टेक्नोलॉजी और सॉरी, हम ये समझेंगे कि टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक और ये लोकतंत्र पर किस तरह प्रभाव डालती। देखिए क्या होता है ना, जैसे जैसे तकनीक का विकास होता है, जैसे जैसे समाज में नई तकनीक आती, वैसे वैसे उसका विरोध भी होता है। कि अक्सर जो प्राइमरी फेज होता है कि देखिए, किसी भी साइंस या हो या टेक्नोलॉजी, सॉरी कह लीजिए आप, किसी भी टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी जो चरणों से गुजरती है, उसका जो पहला चरण होता है, पहले चरण में उसका विरोध होता है। विरोध होता है कि क्यों? क्योंकि समाज के आम वर्ग को प्रभावित करती है ये। जैसे उदाहरण के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इस पर जो भी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी आई, इसका शुरू शुरू में विरोध हुआ, जिसे हम लुडाइट्स रेवोल्यूशन भी कहते हैं। हुआ क्या, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज आई बेसिकली कपड़ा उद्योग में, और वहां पर हुआ क्या, जो भी लेबर्स है उन लेबर्स को भारी मशीनों ने रिप्लेस कर दिया। तो लेबर या श्रमिकों ने एक तरह का विरोध जताया और फैक्ट्रियों में जा जाकर मशीनें तोड़ी। ब्रिटेन को एक कानून लाना पड़ा कि जो भी व्यक्ति इन मशीनों को तोड़ता हुआ पाया जाता उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो एक शुरुआती जब फेज होता है ना किसी भी तकनीक का, तो शुरुआत में उसका विरोध होता ही होता है। आगे चलकर हालांकि समाज के बड़े वर्ग को वो फायदा पहुंचाती है, समाज के बड़े वर्गों को कोई भी तकनीक आगे चल के फायदा पहुंचाती है। शुरुआत में तो कुछ इलीट्स तक ही सीमित रहती है। जैसे आप मोबाइल फोन ले लीजिए, मोबाइल फोन जब शुरुआत में आए तो ये समाज के कुछ इलीट्स, कुछ बहुत ही रिच
लोगों के पास थे, आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी है। तो तकनीक का ये इवोल्यूशन होता है, तकनीक का ये विकास होता है। जैसे एक, तो ये हम देखते हैं कि जब भी तकनीक आती है उसका शुरू शुरू में विरोध होता ही। जैसे हम समझते हैं राइटिंग टेक्नोलॉजी को ले लीजिए आप, जब हमने राइटिंग करना स्टार्ट किया, हमने लिखना स्टार्ट किया, तब इसका भी विरोध हुआ। प्लेटो जैसे विचारकों ने इसका विरोध किया। उनका जो मूल तर्क था कि ये जब हम चीजें लिखते हैं या राइटिंग है, इसके चलते होगा क्या कि हमारी जो याद करने की, हमारी जो रिमेंबर करने की, हमारी जो मेमोरी पावर है वो धीरे धीरे कमजोर होगी। इससे जब हमारी मेमोरी पावर कमजोर होगी, हमारे मस्तिष्क में तथ्य नहीं होंगे, हमारे मस्तिष्क में सूचनाएं नहीं होंगी, इसके चलते हमारे सोचने समझने की, हमारे तर्क करने की जो क्षमता है उसका ह्रास होगा, वो कम विकसित होगी या वो कमजोर होगी। तो प्लेटो जैसे विचारकों का राइटिंग को लेकर ये मानना था। तो ये हम देख रहे हैं कि कोई भी तकनीक हो, शुरुआत में उसका विरोध होता ही होता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं, चाहे वो फिर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज रही हो या फिर राइटिंग टेक्नोलॉजीज, उनका कितना बड़ा फायदा हुआ है। आज हम जहां पर हैं, कहीं ना कहीं इनकी बड़ी भूमिका है, इससे हम नकार नहीं सकते। तो अब जो हम समझते हैं कि फिर डेमोक्रेसी और टेक्नोलॉजी ये किस तरह से सहायक होगी टेक्नोलॉजी डेमोक्रेसी के लिए। जैसे पहला हम ले लें, आज पहली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरह से सहायक है। देखिए, हमने जो लोकतंत्र का मूल मतलब समझा था, वो हमने क्या समझा था कि कोई भी डिसीजन होगा, कोई भी निर्णय होगा, वो संवाद के माध्यम से होगा। किस तरीके से होगा? संवाद के माध्यम से। दोनों पक्षों के बीच संवाद होगा, तर्क वितर्क होंगे, तब जाकर हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। अर्थात कोई एक व्यक्ति का निर्णय मान्य नहीं होगा। अर्थात कि किसी एक व्यक्ति ने, मान लीजिए पापा ने आपके कह दिया आकर कि हमने आपके लिए सोचा है कि आपके लिए करियर में इंजीनियरिंग ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बात यहां पर बनेगी नहीं। बात ये होगी आपने हमारे लिए सोचा है, इसलिए हम भी इस पर तर्क वितर्क करेंगे, हम अपने तथ्य देंगे और मूलतः एक लोकतांत्रिक तरीके से हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ज्यादा सही तरीका या ज्यादा अच्छा मेरी लाइफ में इंजीनियरिंग होगा या फोटोग्राफी होगी। इस चीज को हम समझते हैं। अब देखिए, जब बात आती है ना संवाद की, लोकतंत्र में हमने कहा कि कोई भी निर्णय कैसे लिया जाएगा। लोकतंत्र में कोई भी निर्णय हो वो संवाद के माध्यम से लिया जाएगा। अब संवाद के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे अब किसी विषय पर मुझे चर्चा करनी है, मान लीजिए कौन सा विषय ले लेते हैं, कोई भी मान लीजिए ले लीजिए, जैसे मान लीजिए डाउरी पे ले लीजिए, ठीक, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो चर्चा करने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना आवश्यक है ना, जिसमें से पहली चीज जो होगी वो क्या होगी? पहली चीज होगी सूचना हो, इंफॉर्मेशन हो। हमें पता तो हो ना कि किस तरीके के डाउरी या किस तरीके की दहेज की घटनाएं समाज में चल रही, किस तरीके की नहीं चल रही। दहेज के चलते स्त्रियों को क्या क्या संकट उठाना पड़ रहा है, किस तरीके उन्हें मृत्यु तक, मौत तक उनकी हो रही है, लोग उन्हें मार तक रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्यों? दहेज की वजह से। ये सारी सूचनाएं हमें आवश्यक है, हमें चाहिए, पूरा डेटा हमें चाहिए। और दूसरा चर्चा के लिए एक प्लेटफॉर्म हो, है ना। तो पहली चीज हमने क्या किया? इंफॉर्मेशन। और दूसरी एक प्लेटफॉर्म हो, कन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म हो, जहां पर इसको लेकर चर्चा हो सके। अब देखिए, आप बात करिए, क्या टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें उपलब्ध करा रही है? बिल्कुल करा रही। आज हम किसी भी तरह की सूचना हो, वो एक क्लिक हम उससे सिर्फ दूर। आज हम किसी भी विषय पर जानना चाहें, हम गूगल कर सकते हैं। बहुत से गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जहां पर जाके आप डेटा देख सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, सारी चीजें। जैसे जब कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हो या बजट रिलीज होता है, तो कितने ही सारे उस पर अलग अलग तरह के लोग उस पर कंटेंट या वीडियोस बनाते हैं, तब हम उनको देखते हैं, समझ, एक आम आदमी की भाषा में, कि उसे समझ में आए। लेकिन एक समय तो ऐसा था कि बजट बना, कुछ चैनलों पर उसकी चर्चा हुई और उन्हीं के माध्यम से उनकी भाषा में वो चर्चा हुई, आम जनता को समझ में ही नहीं आया क्या चर्चा हुई क्या नहीं हुई। आज जब बजट जैसी चीजें आती हैं, कुछ भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आती है, तो लोग आसान भाषा में उस पर कंटेंट बनाते हैं, उस पर चीजें बनाते हैं, तो आम लोगों को समझ में आता है। तो एक तरह की पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का यहाँ पे स्थापना टेक्नोलॉजी कर रही है। टेक्नोलॉजी लोगों के एक साथ लेकर आ रही, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जिसे हम कह लें, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जिसे हम कह लें, कि समाज के अंतिम वर्ग तक सूचना पहुंच रही, समाज का अंतिम वर्ग जागरूक हो रहा है। और जब वर्ग जागरूक होगा तो लोकतंत्र के लिए सबसे पहली आवश्यकता तो यही है ना कि एक जागरूक समाज
जो तर्क कर सके, जो विचार कर सके, जो प्रश्न कर सके। लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी ये चीज होती है। तो कहीं ना कहीं तकनीक इस पर सहायक हो रही है। तो अगर हम देखें तो एक तरह से तकनीक इस पर सहायता कर रही है। जैसे और हम ऑनलाइन क्या क्या कर सकते हैं, ओपन डेटा का आजकल एक कंसेप्ट चलता है। ओपन डेटा, यह इसी को कुछ लोग इन्फोक्रेसी क्या बोलते हैं, इन्फोक्रेसी। एक शब्द आपने समझा था कि डेमोक्रेसी की समाज के हर वर्ग का एक यूनिक पहचान है, हर वर्ग की अपनी एक गरिमा है। प्रत्येक व्यक्ति, अगर एक कमरे में 20 लोग हैं तो 20 की अपनी एक गरिमा है, 20 को एक समान दृष्टि से देखा जाएगा। ये लोकतंत्र का मूल अर्थ था। उसी तरीके से एक शब्द जब हम देखते हैं इन्फोक्रेसी, क्या मतलब हुआ इसका, इन्फोक्रेसी या ओपन डेटा का मतलब यह हुआ कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक सूचना होनी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह काम कर रही है, किस तरह से काम नहीं करती है। सारा डेटा, जब ये सारा डेटा समाज के अंतिम वर्ग तक होगा तो वो लोकतंत्र के लिए एक सही स्थिति होगी। और टेक्नोलॉजी ये करती है। ओपन डेटा और इन्फोक्रेसी के माध्यम से आज समाज के निचले वर्ग तक हमारी सरकार किस तरह से काम करती है, क्या पॉलिसीज लेकर आ रही है, वो सारी जानकारी होती है उन्हें। तो एक तरह से क्या ये ला रही है टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी ला रही है। क्या ला रही है, ट्रांसपेरेंसी ला रही है। ये जो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी कुछ टूल्स होते हैं उन पर काम करती है। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं तो लोकतंत्र में हम एक तरह से देख रहे हैं तो सहायक तो है ही, इसे पूरी तरीके से नकारा तो नहीं जा सकता। लेकिन बहुत सारे फायदे, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही लोग क्राउड फंडिंग, मान लीजिए मुझे इलेक्शन लड़ना है, ठीक, अब पहली बात तो मुझे कोई पार्टी टिकट ही नहीं देगी, ठीक, उसके लिए मान लीजिए मैं निर्दलीय लड़ जाता हूं, ठीक। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चीज मुझे चाहिए होगी ना, वो चाहिए फंडिंग, पैसा चाहिए, है ना। क्योंकि चुनाव 3M पर लड़ा जाता है। किस पर, 3M पर। पहला मनी, दूसरा मैन पावर, ये मशल आप कह लीजिए, मैन पावर, और तीसरा मीडिया। अब मान लीजिए मुझे चुनाव लड़ना है तो मुझे ये तीनों चीजें चाहिए, मनी भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, मीडिया भी चाहिए। अब देखिए मनी, टेक्नोलॉजी आजकल क्राउड फंडिंग का जो कंसेप्ट चलता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं क्राउड फंडिंग कर सकता हूं। मैं ऐसे एप्लीकेशन है उनके माध्यम पे मैं अपने विचार जनता के सामने रखूं और अपनी नीतियां, मैं क्या डेमोक्रेसी को लेकर सोचता हूं, किस तरीके की बातें, और लोगों से चंदा मैं इकट्ठा करूं, और क्या मेरे विचार है ये मैं अपने सूचना या सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जनता तक आराम से पहुंचा सकता हूं। तो कहीं ना कहीं देखिए टेक्नोलॉजी यहां भी सहायक हो रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी लोकतंत्र के लिए बड़ी सहायक है, लोकतंत्र को मजबूत बना रही है। लेकिन हर कहानी का या हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, दूसरा पक्ष भी होता है, तो उसे भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे अब जो हम बात करेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकती है डेमोक्रेसी के लिए, चैलेंजिंग हो सकती है, डेमोक्रेसी को थोड़ा सा कमजोर भी बना सकती है। इसमें से जो पहली चीज हम देखेंगे वो शब्द जिसके लिए चलता है डिजिटल सर्विलांस, या कुछ लोग इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं डिजिटल पैनोप्टिकॉन। ये क्या होता है डिजिटल सर्विलांस या डिजिटल पैनोप्टिकॉन? पैनोप्टिकॉन दरअसल एक कंसेप्ट है जिसे पॉलिटिकल थिंकर थे जेरेमी बेंथम, उन्होंने दिया था। ये क्या था इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए हुआ क्या, उस समय ब्रिटेन में जेलों को लेकर बड़ी समस्या आ रही थी, जेलों पे करप्शन हो रहे हैं और कैदियों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। वहां पर जो जेल में जो पुलिस अधिकारी है उनके माध्यम से करप्शन और बाकी चीजें, गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा, जेलों को रन करने में सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है। तो एक तरह की इनएफिशिएंसी देखी जा रही है। तो वहां पर कंसेप्ट क्या है पैनोप्टिकॉन का, जिसे जेरेमी बेंथम ने दिया। उन्होंने कहा कि जेल के स्ट्रक्चर को हम चेंज करते हैं। इस स्ट्रक्चर को चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि जेलों की जिस जिस जेल की जो बिल्डिंग है उसे हम एक अलग तरीके से बनाते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया, जेल की बिल्डिंग जो डिजाइन करी वो एक गोलाकार में डिजाइन करी, गोल आकार में, और उसके बीच में एक टावर खड़ा कर दिया। उसके बीच में एक टावर खड़ा कर दिया। मान लीजिए जेल की बिल्डिंग बनी और ये गोलाई में बनी और ये कमरे हैं, ये गोलाई से कमरे हो गए,
और ये टावर खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर टावर पर क्या होगा, टावर पर एक इंसान या कोई भी बंदा बैठा दिया जाएगा जो इन सभी पर नजर रखेगा। टावर पर सबसे ऊंचाई पर बैठा हुआ बंदा जेल के सभी सेल्स पर या सभी कमरों पर एक साथ नजर रख सकता है। इसके साथ जो दूसरी चीज थी वो बड़ी कमाल की थी। वो क्या थी कि ये बंदा तो इन पर नजर रख सकता है, लेकिन ये लोग ये नहीं देख सकते कि इन्हें देखा जा रहा। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अगर कोई यहां पर ना भी हो तब भी इन लोगों के अंदर एक ये एहसास जन्म ले लेगा कि हमें देखा जा रहा। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ये सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ बढ़ेंगे। किस तरफ पर बढ़ेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ बढ़ेंगे। और खुद उन्हें जब ये एक एहसास हो जाएगी कोई ना कोई उन्हें देख रहा, तो किसी भी तरह की गलत गतिविधियां करने से वो बचेंगे। तो पूरा पूरा पैनोप्टिकॉन का जो कंसेप्ट था जो जेरेमी बेंथम ने दिया था वो ये, इसके अपने फायदे थे कि ये सेल्फ डिसिप्लिन और जेलों की जो दक्षता है वो बढ़ी, और कम पैसों में इफिशियंस, जो गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट था वो आने लगा कि कम पैसे में हम जेलों को ज्यादा अच्छी तरीके से रन करा पा रहे थे। लेकिन इनका जो एक नुकसान था वो नुकसान था, एक जैसे प्राइवेसी का आप मुद्दा देख ली। दूसरा ये कि जब आपको ये एहसास रहता है कि आपको देखा जा रहा, लगातार आप पर नजर रखी जा रही, जब ये एक एहसास होगा आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपके अंदर एंजाइटी जैसी सिचुएशन डेवलप होंगी कि आपको देखा जा रहा है चीजें, तो ये एक एंशियस सिचुएशन का भी, एक एंशियस माइंड का भी विकास कर रही है। किस तरीके से, आपको जब ये एहसास हो रहा कि लगातार आपको देखा जा रहा है, एक अजीब से आप बंधन में रहे, आप एक स्वतंत्र महसूस नहीं करेंगे, एक इंडिपेंडेंस नहीं महसूस करेंगे। ये कहां हो रहा, ये अब हो रहा जब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़े लेवल पर, आज हम सर्विलांस करने पर सरकारें सक्षम है, गवर्नमेंट सक्षम है, बड़े लेवल पर हम डिजिटल पैनोप्टिकॉन बनाने में सक्षम है। अब डिजिटल पैनोप्टिकॉन को मतलब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह का सिस्टम जिस पर वो लगातार हम पर नजर रख सकते हैं। किस तरह से रख सकते हैं, डिजिटल पैनोप्टिकॉन तो किस तरह से नजर हम रख सकते हैं, जैसे आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हो गए, आप फेसबुक चलाते हैं, आप ट्विटर चलाते हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, आप इंस्टा चलाते हैं, और क्या चलाते हैं, हाँ एक वो जिसमें तुरंत फोटो वोटो खींच के भेज दी जाती, स्नैपचैट, आप एक वो चलाते हैं, है ना, इतनी सारी चीजें चलाते हैं। इन सब का डेटा एक बड़े सर्वर पर जाता है और उसके माध्यम से आपके डेटा को एनालाइज किया जाता है, आपके बिहेवियर को समझा जाता है, आपके थिंकिंग पैटर्न को समझा जाता है, आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को समझा जाता है। एक बड़ी अच्छी बुक है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अ बिलियन विक्ड थॉट, अ बिलियन विक्ड थॉट। इस बुक ने क्या किया कि इंटरनेट पर बिलियंस में जो कीवर्ड्स में लोग सर्च करते हैं उसको, उस पूरे डेटा को उन्होंने लिया, जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने डेटा को लिया और उसको एनालाइज किया, और इसके माध्यम से ये समझा कि लोगों की सेक्सुअल ओरिएंटेशंस किस तरह के होते हैं। क्या एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक पुरुष की उसी तरीके से जिस तरह एक महिला की है, दोनों में कुछ अंतर है, और बहुत सारी चीजें हमारे सेक्सुअल डिजायर्स को लेके बहुत ही डीपली जाकर उन्होंने स्टडी करी, और वो चीजें सामने निकल कर आई, वो चीजें निकल गई जो शायद हमें पता भी ना हो। तो जब बात इसकी आती है ना कि हमारा सारा डेटा इन कॉर्पोरेशंस के पास है, अब सच्चाई है कि हमारा डेटा जब जैसे जैसे उनके पास चला जाएगा, जाता जाएगा, तो एक स्थिति ऐसी है कि हमारे बारे में जितना वो जानते हैं उतना हम भी नहीं जानते। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हमें किसी भी तरीके से क्या किया जा सकता है, हमें इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। और ये कोई मैं मजाक में बात या हवा में महल बनाने में जैसी बातें नहीं कर रहा हूं मैं। इसका उदाहरण भी है कि 2016 के शायद इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया, रशिया ने ऐसा किया, सहायता करी। एक रिपोर्ट है म्यूलर रिपोर्ट, वो इसकी चर्चा करती है। उसमें क्या बताते हैं कि दो काम किए रूस ने 2016 के ट्रंप इलेक्शन को, उन्होंने किस तरह से इन्फ्लुएंस किया। उसके दो उदाहरण है। पहला उदाहरण क्या है, तो उसमें पहला उन्होंने बताया, मतलब दो चीजें करी रशिया ने। पहली ये करी कि उन्होंने इंफॉर्मेशन एक्सेस करी, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी जो काम ही उनकी थी, वहां पर लोगों के सर्वर्स हैक किए गए, लोगों के मोबाइल डेटा फोन्स हैक किए गए, वो सारी इंफॉर्मेशन हैक करी और उनके बिहेवियर पैटर्न्स को समझा। दूसरा क्या किया, माइक्रो टारगेटिंग या लोगों को इन्फ्लुएंस किया। अब उन्हें ये जो एहसास हुआ कि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, कि लोगों के बिहेवियर को बदला जा सकता है, उनको अपने पक्ष के हिसाब से मैसेजेस या इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन
या हेट स्पीच, जिस तरीके की चीजें चाहिए थी, वो सारे इंफॉर्मेशन, वो सारी सूचनाओं को उन्होंने फैलाना स्टार्ट कर दिया। इस पूरे मैकेनिज्म के थ्रू उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे यूएस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर दिया। अब हमने पिछली क्लास में हमने समझा था संप्रभुता एक शब्द, कि क्या कोई भी राष्ट्र संप्रभु है। अब हम क्या देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के पूरे इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रही है। अब आप बताइए कहां डेमोक्रेसी है? तो कहीं ना कहीं तकनीक ने डेमोक्रेसी को खतरा उत्पन्न किया। एक बड़े मेरे प्रिय लेखक हैं कास आर सनस्टीन, उनकी एक बड़ी अच्छी पुस्तक है मेरे ख्याल से, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, कि बिहेवियरल साइंस शायर करके, इन्फ्लुएंस इन द एज ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, चलिए, लेकिन है उनकी बड़ी अच्छी पुस्तक। उसमें इन्होंने यही चर्चा करी, बुक में उन्होंने चर्चा क्या करी कि अब जिस एज में हम बढ़ रहे हैं ना, वो एज देखिए क्या, बिग डेटा। पहली चीज बिग डेटा मतलब कि दुनिया भर की जगह से हमारा मेडिकल डेटा ले लीजिए, ठीक, मेडिकल डेटा, हमारा शॉपिंग डेटा जो हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ये मिंत्रा टाइप की वेबसाइटों से खरीदते रहते हैं, ठीक, हमारा जो फेसबुक में है, इंस्टा में है, ट्विटर पे है, ये सारा डेटा, ये जो सारा डेटा जो एक तरफ से आ रहा है, ये पूरा पूरा डेटा बिग डेटा कहलाता है। अब आप समझिए, डेटा आ रहा है, इसको हम क्वांटम कंप्यूटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसमें पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और बिहेवियरल साइकोलॉजी अपने मतलब धीरे धीरे इवॉल्व और ज्यादा कर रही है। आज ये सारी चीजें, तीनों चीजें मिलकर क्या, पहला तो बिग डेटा हो गया, दूसरा क्या हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग मान लीजिए आप, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिग डेटा मतलब बड़े मात्रा में डेटा, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम उस डेटा में पैटर्न निकाल रहे हैं, उस डेटा को समझ रहे हैं, उस डेटा को एक मीनिंग दे रहे हैं। और तीसरा बिहेवियरल साइंस, ये वो सिद्धांत गढ़ता है जिसके माध्यम से हम किसी मनुष्य के बिहेवियर को समझ सकते हैं। ये भी अपनी चरम पर है, ये भी खूब इवॉल्व कर रहा है, विकास का। अब जब इन तीनों की तिगड़ी मिलेगी, ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे, तो किसी भी व्यक्ति को बड़ी आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। रशिया ने क्या किया यूएस इलेक्शन पर, यही चीज करी, उन्होंने इन तीनों के माध्यम से पूरे यूएस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर दिया। अब हमने देखा कि ये किस तरह से चीजों को देखिए। अब क्या इससे कैसे बचा जाए, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कि ये जो हम देख रहे हैं ना, इसका सॉल्यूशन हो क्या सकता है कि हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस लेवल पर जाकर इन्फ्लुएंस, माइक्रो टारगेटिंग या माइक्रो एडवर्टाइजमेंट करके हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, पूरा पूरा इलेक्शन ही हमने बदल दिया। इसको किस तरीके से टैकल किया जाए, तो देखिए कुछ है बातें जो विद्वान करते हैं, उन्हीं पर हम चर्चा कर लेंगे। जैसे पहली चीज वो करते हैं कि ये जो पूरा मॉडल है, इस मॉडल को पहले हम समझते हैं। देखिए जो सोशल मीडिया का पूरा मॉडल है, किस सिद्धांत पर काम करता है, ये करते क्या है, ये करते क्या, हम ये जो सारे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ये प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, हम व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, हम ट्विटर यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, हम ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, ये सारे हम फ्री में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, फ्री, इनका कोई कॉस्ट हमें नहीं देना होता। अब जब फ्री में यूज करते हैं, तो ये जो कंपनीज है, इन्हें कहीं से तो कुछ कमाना होगा ना, जब कहीं से कुछ कमाना होगा तो ये क्या करती है, हमारा डेटा लेती है, ठीक, हमारे डेटा को ये किसी थर्ड पार्टी को बेच देती है। ये पूरा मोटा मोटा इनका बिजनेस मॉडल है। क्यों? क्योंकि पैसा हम दे नहीं रहे, पैसा इन्हें कहीं से तो लाना, ये तो हमारा डेटा लेंगे, उस डेटा को एनालाइज करेंगे, हमारी एक प्रोफाइलिंग करेंगे, हमारा बिहेवियर पैटर्न समझेंगे, और उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे मैकेनिज्म को किसी थर्ड पार्टी को बेच देंगे। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। अब जो सिद्धांत, जो दूसरे लोग बात करते हैं कि इसको किस तरीके से ये मॉडल चेंज कर दिया जाए, उनका मानना है जैसे, या तो हम क्या करें, खुद कुछ पे करने लगे। ये जो भी सर्विसेज हम फेसबुक से ले रहे हैं, जो भी सर्विसेज हम व्हाट्सएप से ले रहे हैं, इंस्टाग्राम से ले रहे हैं, स्नैपचैट से ले रहे हैं, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर उससे कुछ चार्जेस हम देने लगे। इसके बदले में होगा क्या कि हम अपना डेटा नहीं दे रहे हैं, जबकि हम उसके लिए कुछ चार्जेस पे कर दे रहे हैं। दूसरा जो उसके लिए मॉडल चलता है वो मॉडल क्या चलता है कि जिस तरह गवर्नमेंट हमें बेसिक हेल्थ प्रोवाइड कराती है, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, उसी तरीके से एक मॉडल ये कहता है कि गवर्नमेंट हमें बेसिक, ये जो सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, ये जो बेसिक सोशल मीडिया नीड्स हैं, ये सारी प्रोवाइड करने लगे, और उसकी पेमेंट गवर्नमेंट करे, वो जो भी तरीके से उसे करना हो समझे चीजों को, और टैक्स में ये चीजें इंक्लूड कर दे, और
टैक्स के माध्यम से वो पैसा हमसे ले लेगी। तो ये जो मॉडल चलते हैं उसकी बात चलती है कि इस तरीके से ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है, अगर ये चेंज हो जाएगा तो हमारा डेटा कहीं ना कहीं उनके पास नहीं पहुंचेगा और पूरी तरीके से वो हमें समझ नहीं पाएंगे। दूसरा जो चलता है मामला कि दूसरा हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी और लोकतंत्र के संबंध को और ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। तो वो बताते हैं कि देखिए होता है ना, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कहते हैं वो बहुत जरूरी है। अभी हो क्या रहा, अभी ये हो रहा है कि हमारा सारा का सारा डेटा जाके एक जगह एकत्रित हो रहा। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा समझते हैं इसको, जैसे मान लीजिए मेरे बारे में थोड़ी सी सूचना अमेजोन को है, थोड़ी सी फेसबुक को है, थोड़ी इंस्टाग्राम को है, थोड़ी व्हाट्सएप को है, थोड़ी किसी और मान लीजिए वेबसाइट्स को है, थोड़ी गवर्नमेंट्स के पास है, थोड़ी इधर उधर है। ये सारा का सारा डेटा ये जो है अलग अलग है। अब इस जो छोटे छोटा डेटा अलग अलग मात्रा में है मेरे बारे में, उससे मेरे बारे में सॉरी उससे मेरे बारे में कोई भी राय नहीं बनाई जा सकती है, मेरे बिहेवियर को किसी तरीके से समझा नहीं जा सकता, मैं किस तरह की पर्सनालिटीज है मेरी वो कोई समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डेटा एक साथ नहीं है ना, डेटा अलग अलग है, और जब ये अलग अलग है तो उसे किसी तरीके से समझा नहीं जा सकता। अब अगर ये जो सारा डेटा अलग अलग है, फेसबुक का डेटा, व्हाट्सएप का डेटा, इंस्टाग्राम का डेटा, जो कुछ गवर्नमेंट्स के पास डेटा है वो डेटा, और भी जो अदर टेक्नोलॉजीज साइट्स हैं उनके पास जो मेरे डेटा, ये सारा डेटा एक साथ आ गया। अब जब ये सारा डेटा एक साथ आ जाएगा तब क्या होगा, ये एनालाइज किया जाएगा, और एनालाइज करते ही मेरे बारे में सारी सूचना, मेरे एक एक चीज उन्हें पता होगी, उन्हें पता होगा किस बटन को दबाते ही मेरा बिहेवियर किस तरह के कर सकते हैं वो मुझे आराम से एक कठपुतली की तरह मुझे नचाया जा सकता है बड़े आराम से। तो ये जो है इसीलिए बात चलती है कि डेमोक्रेसी के लिए ज्यादा अच्छी सिचुएशन तब होगी कि थोड़ी बहुत इनएफिशिएंसी रहे। ऐसा ना हो कि अगर देखिए मान लीजिए मेरा मेडिकल डेटा है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, मेडिकल वेबसाइट के पास है। अब ये डेटा पुलिस के पास नहीं होना चाहिए, ये डेटा इंश्योरेंस कंपनीज के पास नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मान लीजिए अगर मुझे किसी तरह की भी बीमारी है तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे साथ भेदभाव कर सकती है, मुझे प्रीमियम जो है वो जो चीजें हैं वो ज्यादा देनी पड़ेंगी। यहाँ पर वो किस तरीके से किया उन्होंने, मेरे डेटा के माध्यम से। इसलिए ज्यादा अच्छी सिचुएशन, ये ज्यादा अच्छी स्थिति लोकतंत्र में वो मानी जाती है जहां पर डेटा का एकत्रीकरण ना हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा, ये ज्यादा अच्छी सिचुएशन मानी जाती है। दूसरा अगला अगर हम बात करें कि और किस तरीके से हम ये जो डिजिटल पैनेप्टिकॉन है इस पर काम कर सकते हैं, तो म्यूचुअल सर्विलांस में कुछ लोग कंसेप्ट देते हैं। सॉरी, म्यूचुअल सर्विलांस क्या मतलब हुआ इसका? म्यूचुअल सर्विलांस अर्थात कि भाई किसी भी तरीके की निगरानी सिर्फ मुझ पर क्यों रखी जाए, किसी भी तरीके की निगरानी सिर्फ आम जनता पर क्यों रखी जाए। क्यों ना ऐसा हो कि निगरानी दोनों तरफ रख दी जाए। मान लीजिए ये है पब्लिक, ठीक, और ये है गवर्नमेंट। अब जो सर्विलांस होगा ना वो दोनों तरफ होगा, एक तरफ नहीं होगा। निगरानी हम पर भी रखी जाएगी और निगरानी इन पर भी रखी जाएगी, किस तरह से काम करते हैं, क्या पॉलिसीज हैं, क्या तरीके हैं इनके काम करने की, सारी चीजें। इससे क्या होगा, एक तरह की ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। जब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो चीजें ज्यादा सही तरीके में और लोकतंत्र के लिए ज्यादा अच्छी सिचुएशन ये मानी जाती हैं। तो जो पहली चीज हमने इसमें समझी कि डिजिटल पैनेप्टिकॉन एक तरह का बनता है जब एक सर्विलांस मैकेनिज्म, एक सर्विलांस सिस्टम बहुत अच्छा बनाते हैं ताकि हमें वो नजर कर सके, हम पर नजर रखी जा सके और हमारा डेटा एकत्रित किया जा सके, हमारे बिहेवियर को समझा जा सकते और बड़ी ही आसानी से हमें इन्फ्लुएंस किया जा सके। और इसका एक जीवित उदाहरण हम रशिया द्वारा यूएस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के मामले में म्यूलर रिपोर्ट देख चुके हैं। अब जो अगली बात मैं करना चाहूंगा और वो है, देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही ना, एक चीज बढ़ रही है और वो क्या बढ़ रही, प्रोडक्शन का पोलराइजेशन हो रहा। देखिए कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई भी बिजनेस हो, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कमाना चाह रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। और वो पूरे तरीके ये ढूंढेगा कि जो मैं प्रॉफिट के लेबर को किसी तरीके से रिप्लेस किया जाए। अब जैसे जैसे ऑटोमेशन हो रहा वैसे वैसे लेबर रिप्लेसमेंट हो रहा है, और जैसे जैसे लेबर रिप्लेसमेंट हो रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी लोकतंत्र के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। क्यों? क्योंकि उदाहरण हम समझते हैं, उदाहरण मान लीजिए
1928 में जब इलेक्शन हुए तो जर्मन में नाजी पार्टी को मेरे ख्याल से 2 से 3% वोट मिले, है ना, 2 से 3%। फिर क्या हुआ, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, लोगों की नौकरियां छिनने लगी, लोग भूखे तरसने लगे, लोगों के पास खाने तक को नहीं था, जो बेसिक नीड्स है वो तक उनकी ठीक से पूरी नहीं हो पाती। और इसी स्थिति का इस्तेमाल करके हिटलर जैसे तानाशाहों का जन्म हुआ। किसका, तो 1932 तक हिटलर जैसे लोग पूर्ण तरीके से सत्ता में आने लगे। क्या किया, एक ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई जहां पर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया और उस सिचुएशन के चलते लोगों की नौकरियां छिनने लगी, उनके हाथ से उनकी बेसिक नीड्स तक पूरी करने में वो सक्षम नहीं थे, और इसके चलते एक जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसका ह्रास हुआ और धीरे धीरे चल के क्या हुआ, तानाशाही, हिटलर जैसे तानाशाहों का जन्म हुआ। और इसमें बड़ा सहायक जिस जो रहा वो रहा अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप समझिए, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, भविष्य में किस तरह की जॉब मार्केट होगी हमें नहीं पता, किस तरह की जॉब्स होंगी हमें नहीं पता। जैसे कुछ लोग बात पहले चलती थी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने स्टार्टिंग फेज में था और आया था, तो ये माना जाता था कि ये उन लोगों को तो नहीं हटाएगा जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअल जॉब्स या इंटेलेक्चुअल जॉब मार्केट्स में इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन हम देख रहे हैं आज सबसे पहला खतरा उन्हीं को है। खतरा अगर आज हम देखें ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डॉक्टर को पहले खतरा है बजाय कि नर्स को, है ना। क्या हुआ कि डॉक्टर की जो काम है, डॉक्टर क्या मतलब, डॉक्टर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है, डिजीज के पैटर्न को समझता है, डिजीज डायग्नोज करता है, फिर उसके ट्रीटमेंट के क्या सॉल्यूशंस होंगे उन पर बात करता है। बड़े आराम से आज हम देखते हैं चैट जीपीटी में लोग किस तरीके से अपनी रिपोर्ट्स और सारी चीजें डालते हैं। और आज अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि एक व्यक्ति था जिसमें कई सालों से वो बीमारी थी और डॉक्टर या बाकी लोग वो समझ ही नहीं पा रहे थे किस तरीके की उसको बीमारी है, और उसने चैट जीपीटी पर ही अपनी सारी रिपोर्ट, पूरी मेडिकल हिस्ट्री उसने डाली और बड़ी आसानी से चैट जीपीटी ने उसे बता दिया कि आपको ये बीमारी, जो कि पिछले मेरे ख्याल से कई 5-10 सालों से वो परेशान था ये समझने के लिए बीमारी ही कौन सी है। जो चीज वो डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे वो चैट जीपीटी ने बड़ी आसानी से समझ लिया। लेकिन जब बात चलती है कि नर्स की जॉब, जैसे आप किसी की पट्टी करनी है, मलहम करना है, कोई बच्चा रो रहा है, उस रोते हुए बच्चे को इंजेक्शन लगाना, ये जो काम है ये नर्स ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है बजाय एक रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के थ्रू। तो ऐसा माना जाता है, जो पहले माना जाता था कि इंटेलेक्चुअल जॉब्स नहीं जाएंगी, जॉब्स वो जाएंगी जो थोड़ा सा लो स्किल्स जॉब होंगी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि अब भविष्य में हमें किस तरीके की चीजें चाहिए, एक तो सोशल स्किल्स चाहिए, दूसरी हमारी मोटर स्किल्स जो होती हैं इनका ज्यादा महत्व, तो एआई इनको रिप्लेस करने में उतरा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, भविष्य में ये भी बड़े आराम से हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, जैसे जिस तरीके की जॉब लोग बात करते हैं कि ठीक है चलो अच्छा यहां तो रिप्लेस कर देगा, लेकिन फिर वो बात करते हैं कि नहीं, क्रिएटिव जॉब्स वो कैसे कर लेगा एआई, वो कहां कर पाएगा। जो एक हमारा, जो हम लोग मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग बड़ा ही समझदार और क्रिएटिव है, एक अलग गर्व में, एक अलग घमंड में, एक ऐंठन में हम रहते हैं कि नहीं, कि कुछ ना हो, ह्यूमन बीइंग क्रिएटिव है और दुनिया की कोई भी स्पीसीज क्रिएटिव नहीं हो सकती जैसे हम। और बड़े आराम से हम देख रहे हैं आज एआई इसको भी रिप्लेस कर रहा है। एक बड़ी अच्छी बुक है द कमिंग वेव, द कमिंग वेव, ये किसने लिखी थी, मुस्तफा सुलेमान में डीप माइंड के को फाउंडर है, इन्होंने लिखी। इसमें एक मूव की वो बात करते हैं, मूव 37, किस मूव की बात करते हैं, मूव 37। हुआ क्या, इससे पहले देखिए क्या हुआ था कि एआई प्रोग्राम एक चेस प्लेयर को हरा चुका था, गैरी कैस्परोव को। इसके बाद एक दूसरा गेम है जो गो गेम एक है, चाइनीज गेम है, जिसमें वो सफेद और काली वो गोटियां रहती है और उसके माध्यम से पैटर्न बना के खेलना रहता है, उस टाइप वाला मामला है। तो इसमें हुआ क्या, जो उस समय के ली सेडोल ये गो चैंपियन थे उस समय के, इनके और एआई प्रोग्राम के बीच गेम हुआ, एक खेल खेला गया, डीप माइंड एआई प्रोग्राम था, उसके गेम चल रहा है, लोग अपनी चालें चल रहे हैं, एक तरफ से ली सेडोल अपनी चाल चल रहा है, दूसरी तरफ से एआई अपनी चाल चल रहा, खेल चल रहा, चलते धीरे धीरे क्या हुआ कि एआई प्रोग्राम ने एक मूव चली। मूव कौन सी थी, जिसे मूव 37 बोला गया।
जब ये मूव चली उसमें, तो उस टाइम पे जो वहां पे एक्सपर्ट बैठे हुए थे उस खेल के, जो भी बहुत दिग्गज जीनियस थे उस खेल के, उन्होंने बात की यार ये क्या चल दिया है इसने, इसका कोई खास मतलब नहीं बनता है, ये बड़ी बेकार बेकार सी चाल है, इसका कोई बड़ा खास अंतर है, बड़ा बेवकूफ वाली हरकत कर दी एआई प्रोग्राम ने। लेकिन बाद में हुआ क्या, ये मूव वो बेस साबित हुई, वो आधार साबित हुई, जिसके चलते एआई प्रोग्राम ने ली सुडॉल को गो गेम में हरा दिया। ये मूव जो एआई प्रोग्राम में चली थी, उससे पहले कभी सोची ही नहीं गई थी, उससे पहले किसी ने इस मूव का इमेजिन ही नहीं किया था, इमेजिनेशन लोगों की कल्पनाओं में इस मूव का कुछ नामो निशान ही नहीं था। ये प्रॉपर एआई का अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी थी। तो लीजिए आप जब बात करते हैं क्रिएटिविटी की, बड़े आराम से मामला हो गया, एआई ने उसको वो कर दिया। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, मतलब क्या है कि दो थॉट हैं अलग अलग, उनको आपस में जोड़ दो, नई चीज कुछ बना दो। जैसे मोटर चलती है, पक्षी उड़ते हैं, इन दोनों को हमने मिलाया और बना दिया क्या, प्लेन, है ना, कुछ उड़ने जैसा लग रहा। मोटर चलती है, पक्षी उड़ता है, और इन दोनों के लिए हमने क्या कर दिया, प्लेन बना दिया। क्या था ये, क्रिएटिव आइडिया थी। क्रिएटिविटी मतलब क्या, दो डिफरेंट थॉट्स को आपस में मिला के एक नया थॉट बना, एक क्रिएटिव थॉट बना, अर्थात आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, बाहर मोल्ड के बाहर जाके सोचना, बॉक्स के बाहर जाके सोचना। एआई हमसे कहीं ज्यादा बेहतर कर सकता है और हमसे कहीं ज्यादा जल्दी, वो 1 सेकंड में ऐसे करोड़ों पैटर्न्स को आपस में मिलाकर कितनी संभावनाएं हो सकती है क्रिएटिव, वो देख सकते हैं आराम। तो एआई कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को लिए आपने खत्म कर दिया। अगला लोग बात करते हैं, जब बात करते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, इंटेलेक्ट जॉब एआई खा जाएगा, ठीक है मान लिया हमने, क्रिएटिव जॉब एआई खा जाएगा, चलो ये भी हमने मान लिया। लेकिन नहीं नहीं, अभी एक जगह बची है जहां पर हम ह्यूमन हैं, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस। लो भैया, यहां तो एआई रहेगा, यहां तो हम रहेंगे, यहां तो एआई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये समझते हैं हम कि एआई सच में ऐसा कर पाएगा। देखिए, एआई एम्पैथेटिक होगा ये नहीं होगा, अभी ये तो भविष्य की बात है। ये सुपर इंटेलिजेंस जैसा एक कंसेप्ट चलता है, उसको लेके, या उसके अंदर एम्पैथी आएगी, कॉन्शियसनेस आएगी या नहीं आएगी, एक अलग मुद्दा है। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के दो मतलब हैं। पहला, अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से समझना और उन पर नियंत्रण स्थापित करना। पहला इमोशनल इंटेलिजेंस को जो मतलब हुआ, सेल्फ रेगुलेशन, ये अपनी भावनाओं को समझना और उन पर नियंत्रण स्थापित करना, किस तरह से काम करती है, किस तरह से नहीं काम करती, कौन सा ऐसा बटन है जिसे दबाने पर मेरे अंदर गुस्सा फूट पड़ेगा। अगर मैं ये समझ रहा हूं तो मैं खुद को ज्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूं। दूसरा है दूसरों की भावनाओं को समझना और उन पर नियंत्रण करना, है ना, अदर्स इमोशंस। दूसरों की भावनाओं को समझना और उन भावनाओं पर नियंत्रण स्थापित करना, ये दूसरा मामला हो गया। अब देखिए, ये तो अभी हमें नहीं पता एआई कॉन्शियस हो रहा है या नहीं हो रहा है, एआई के अंदर एम्पैथी डेवलप हो रही है, ये फ्यूचर की बात है। क्योंकि एक बात और है कि कोई चीज कॉन्शियस है या एम्पैथेटिक है, ये हम जान नहीं सकते किसी तरीके से, इसको जानने का कोई टूल या मैकेनिज्म हमारे पास है नहीं। तो ये तो चलिए मान लीजिए भविष्य की बात है। अब अभी वर्तमान वाला मामला देखिए, वर्तमान वाला मामला ये है कि एआई दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है या नहीं। तो जो भी स्टडीज हुई हैं, जो भी इस पर लेटेस्ट रिसर्च चल रही है, इस पूरी नई फील्ड ही एक चलती है एम्पैथेटिक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो पूरी एक नई फील्ड चल रही है जहां पर इस तरीके के एम्पैथेटिक रोबोट डेवलप किए जा रहे हैं, इमोशनल रोबोट डेवलप किए जा रहे हैं। इनका क्या काम है, इनका काम है दूसरों की भावनाओं को समझना। और सच्चाई है कि जो अभी तक जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है, उनके तहत ये हमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी दूसरे को जज करते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी भावनाएं साथ में होती, हम उनके लेंस से दूसरों को या उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन एआई प्रोग्राम ऐसा नहीं करता, उसकी अपनी कोई इमोशंस, अपनी कोई भावना नहीं, इसलिए वो तटस्थ होकर ज्यादा अच्छे तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने में सहायक हो सकता है, या समझ सकता है, या समझने की क्षमता रख सकता है। बड़ी कमाल की स्टडी हुई, मेरे ख्याल से 2023 में हुई, चैट जीपीटी को लेकर। हुआ क्या, एक तरफ जीपीटी प्रोग्राम था
और दूसरी तरफ कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट। हुआ क्या, कुछ सिनेरियोज दिए गए, कुछ 10-20 सिनेरियोज दिए गए। उनमें क्या था कि उनमें पहचानना था कि जो मेन कैरेक्टर है उस कहानी का, उस सिनेरियो का, उसके इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, उसके माइंड की इमोशनल स्टेट क्या है, वो किस तरह की थिंकिंग रख रहा है। तो हुआ ये, उस स्टडी में बड़ी कमाल की फाइंडिंग्स निकल करके आई कि जो चैट जीपीटी था, वो जो सिनेरियोज या कहानी के मेन कैरेक्टर थे, उनकी भावनाओं को समझने में ज्यादा सक्षम था, वो ज्यादा अच्छी तरीके से उनकी भावनाओं को समझ रहा था, बजाय किसी बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट या वो जो व्यक्ति बैठे थे उनसे ज्यादा अच्छी तरीके से दूसरों की भावनाओं को वो समझने में सहायक था, ये समझने की क्षमता रख रहा था। दूसरी स्टडी और हुई, दूसरी स्टडी ये हुई कि जो मेडिकल पेशेंट मेडिकल पेशेंट, हुआ ये कि बिना बताए उन लोगों को डिस्कस करवाया गया। एक तरफ ऑनलाइन एआई प्रोग्राम ये चैट जीपीटी से करवाया गया, और दूसरा करवाया गया कि डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, किसी डॉक्टर से। और उसको पता नहीं था कि कौन डॉक्टर है और कौन एआई प्रोग्राम है जिससे हम कंसल्ट कर रहे हैं अपनी सिचुएशंस को लेके। जब बाद में उसको एनालाइज किया गया, फाइंडिंग्स निकल कर आई, तो जो पेशेंट एआई से सलाह ले रहे थे वो ये समझ रहे थे कि ये ज्यादा एम्पैथेटिक है, ज्यादा उनको अच्छी तरीके से ज्यादा समझ रहा है, बजाय किसी ह्यूमन डॉक्टर को लेकर। तो लीजिए यहां भी एआई, कहीं ना कहीं लोग ज्यादा उससे एम्पैथी लोगों को मिल रही है और फील कर रहे हैं कि वो ज्यादा उनके लिए एम्पैथेटिक है। लीजिए यहां भी एआई क्या हो गया, वो हो गया ना। तो अब हम देख रहे हैं ना किस तरह की जॉब मार्केट होगी भविष्य में, हमें नहीं पता। कहीं भी, जहां भी हम देख रहे हैं, जिस भी फील्ड में हम जाकर देख रहे हैं, एआई हमारे जॉब खा रहा है। और जब जॉब खा रहा है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर का जॉब मार्केट कैसा होगा हमें नहीं पता। फ्यूचर में लोगों के पास नौकरियां होंगी या नहीं होंगी हमें नहीं पता। अगर फ्यूचर में एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन डेवलप होती जहां पर मास अनएम्प्लॉयमेंट है, तो क्या वो सिचुएशन डेमोक्रेसी के लिए अच्छी सिचुएशन होगी? तो उस पर जो चर्चा होनी चाहिए। तो एक ये जो बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी के लिए, वो बात उस पर हमने की। अगला जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि अब हम टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी को समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक मुद्दा मैं अभी और बात करना चाहूंगा, एक ये वोटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर। वोटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर अक्सर बात होती रहती, ईवीएम भारत में हमारे चर्चा ही हम देखते रहते हैं कि ईवीएम अगर ना ठीक होती, अगर ईवीएम गड़बड़ ना होती तो सरकार हमारी थी ही। ये पूरा का पूरा मुद्दा ईवीएम में ले डाला है, नहीं सरकार तो हमारी पूरी की पूरी थी, ईवीएम की वजह से मामला पूरा गड़बड़ हो गया है। तो हम समझेंगे क्या मामला है, क्या मुद्दा नहीं है। देखिए हुआ क्या, ईवीएम से पहले जो सिचुएशन थी, किस तरीके से वोटिंग होती थी। मान लीजिए ये एक वो है, बैलेट पेपर है, और इस तरीके से मामला होता था। यहाँ पे उनका बना हुआ है किसी का उगता हुआ सूरज, और किसी की हल्दी, और किसी की किसान, और वो सारी चीजें, तरह तरह की चीजें बनती थी। किसी की साइकिल आइकिल मान लीजिए बन जाती थी, ये साइकिल तो नहीं लग रही, ये इस तरीके की चीजें होती थी। अब ये पेपर से, बैलेट पेपर से हो रहा। अब हुआ क्या, कोई व्यक्ति गया, मान लीजिए उसे उगते हुए सूरज में वोट देना है, उसने लिया, एक ठप्पा मारा और जाके उस पर डाल दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहा है। ईवीएम में दिक्कत क्या है, ईवीएम को लेकर जो हमेशा चर्चा होती है, जो समस्या आती है, वो आती है मेन। देखिए हुआ क्या, जर्मनी फेडरल कोर्ट में 2009 में एक बड़ा कमाल का मामला हुआ क्या, जर्मनी में 2005 में मेरे ख्याल से इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में उसी दौरान प्रयोग के तौर पर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने ईवीएम इंट्रोड्यूस किया। क्या किया, ईवीएम इंट्रोड्यूस किया कि हम देखते हैं इस प्रयोग को, हम देखते हैं। हुआ क्या मामला, हुआ ये कि जब ये प्रयोग हुआ उसके बाद लोग चले गए फेडरल कोर्ट, जर्मन फेडरल कोर्ट चले गए। 2009 में ये मामला कोर्ट में आया। अब हुआ क्या मामला, कोर्ट ने जो तर्क रखे, जर्मन कोर्ट ने रखे तर्क, वो देखिए। उन्होंने कहा वोटिंग को लेकर 2 चीजें बहुत आवश्यक है। पहली क्या है, पहली है कि वोटिंग की प्रक्रिया। वोटिंग की प्रक्रिया क्या मतलब, जिस प्रक्रिया के माध्यम से वोटिंग हो रही वो इतनी जटिल ना हो, वो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान हो, कि एक आम जनता को वो चीज, वो पूरी प्रक्रिया समझ में आएगी, भाई चल क्या रहा मामला। जैसे हम बैलेट पेपर से वोट दे रहे हैं, आपने देखा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, अब किसी का कमल है, किसी का हाथी है, किसी की साइकिल है, तो किसी का हाथ का पंजा है। कितने आसान चुनाव चिन्ह है, आप देख रहे हैं। कुछ ऐसा क्या कोई बड़े गूढ़ और बड़े दार्शनिक टाइप के इन्होंने चुनाव चिन्ह रखे हो?
नहीं, इनके सभी पार्टियों के, किसी का कमल है, किसी का हाथी है, किसी की साइकिल है, किसी का हाथ का पंजा है। क्यों? क्योंकि आम जनता को ये बात समझ में आनी चाहिए, आम जनता को पता तो रहे क्या चुनाव। इतना अगर कोई बहुत जटिल उन्होंने प्रतीक रख दिया तो आम जनता समझने में उतना वो नहीं हो पाएगी, सक्षम हो पाएगी कि किस पार्टी को वोट देना, और गलती से किसी दूसरी पार्टी में जाके दबा भी सकती है कि भैया हमें पता है कमल वाले दबाना, हम रोज देख रहे हैं, हमारी आम संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, आराम से चीजें हो रही। अब ईवीएम में क्या दिक्कत हो रही थी? ईवीएम में दिक्कत यही होती है। ईवीएम क्या है? ये पूरी टेक प्रक्रिया है, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है पूरी की पूरी प्रक्रिया। एक जो जर्मन फेडरल कोर्ट ने बात कही, एक आम नागरिक को कहीं ना कहीं ये पूरी प्रक्रिया समझ में नहीं आती। वो मशीन क्या है, वो मशीन किस तरह से काम करती है, कौन कौन से टूल्स यूज किए जा रहे हैं, उस मशीन का इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, सब बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। तो एक आम व्यक्ति के लिए समझना बड़ी मुश्किल है। तो क्या खत्म कर रही है टेक्नोलॉजी? एक ट्रांसपेरेंसी की जो बात चलती है, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो रही है, आम जनता को पता ही नहीं है। पहला जो उन्होंने आधार दिया। दूसरा आधार जो उन्होंने दिया वो दिया वेरिफिकेशन का। क्या दिया? वेरिफिकेशन या वेरीफाइबिलिटी। मतलब क्या है? देखिए, जब हमने उस पर बात करी थी, हमने क्या बात करी थी, और कहां खो गया, सॉरी, हमने बात करी थी कि जो बैलेट पेपर में हम देते थे, तो एक पेज दे दिया गया आपको, उसमें चुनाव चिन्ह में बने हुए, जिसमें आपको वोट देना। आपने ठप्पा मारा, मान लीजिए आपको हल्दी दिया गया है, हल्दी में आपने ठप्पा मारा और हल्दी आपने सीधा क्या कर दिया, डाल दिया जाके। अब आपको ये पता है, क्या पता है, कि हल्दी वाले चुनाव चिन्ह पर या कमल वाले चुनाव चिन्ह पर या साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर मुझे वोट डालना था, और उसी में मैंने ठप्पा मारा है और उसी को मैंने अंदर डाला है बॉक्स के। ये सारी प्रक्रिया आपकी दिख रही है, आपको आंखों के सामने हो रही है। ईवीएम को लेकर जो फेडरल कोर्ट ने बात कही वो यही कही, वो कही कि मान लीजिए बंदे ने बटन दबाया और बटन में उसका मान लीजिए साइकिल दबा, या कोई हाथी दबा रहा है, या कोई कमल दबा रहा है, एक लाइट जली कि ये कमल वाले में आपको पड़ गया, लेकिन हम वेरीफाई कैसे करेगा? उसे ये एहसास, उसे ये कैसे पता होगा कि जो मैंने वोट डाला है, कमल को डाला है, तो कमल को ही गया है? ये पता करने का कोई तरीका है? जब ये नहीं है तो ये कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन करने में ये टेक्नोलॉजी सक्षम नहीं है। अब एक ट्रस्ट नहीं डेवलप हो रहा अगर जनता का समाज में, लोकतंत्र फिर किस काम का? लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी जरूरी चीज है वो ट्रस्ट है। अगर ये मशीन वो ट्रस्ट ही नहीं डेवलप कर रही, लोग ये पता ही नहीं कर पाने में सक्षम है कि उनका वोट जिसको भी उन्होंने दिया वो गया है, तो फिर किस काम का लोकतंत्र? तो फिर क्या ये टेक्नोलॉजी सच में काम की होगी? तो ये जो दो आधार है, इन दो आधारों को केंद्र में कर जर्मन फेडरल कोर्ट ने ईवीएम को बैन कर दिया। वहां पर क्या कर दिया? ईवीएम को बैन कर दिया जर्मन फेडरल कोर्ट ने 2009 में। अब वहां पर अब भी बैलेट पेपर से चुनाव होते। अब कई बार हमारे यहाँ विपक्ष की पार्टियां ये मुद्दा उठाती रहती है कि हमें भी ईवीएम बैन कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। तो देखिए, एक मुद्दा ये है कि ईवीएम बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी समृद्ध राष्ट्र हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बैलेट पेपर पर ही हैं। तो हम क्यों ईवीएम का प्रयोग कर रहे हैं? हम क्यों नहीं इस पर दोबारा बैलेट पेपर पर जा रहे हैं? तो मैं वो तरीका अच्छा नहीं मानता हूं। ईवीएम की अपनी कुछ कमियां हो सकती हैं, उनको हमें दूर करना चाहिए, या मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी को ही हमें वोटिंग का अगला आधार बनाना चाहिए। जिस तरीके से आगे हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, चीजें और समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी और समृद्ध हो रही है, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारा समाज भी तो डिजिटल लिटरेसी की तरफ बढ़ रहा है। वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और किस तरह से काम करती है वो समझ रहा है। आने वाला जो समाज है वो टेक्नोलॉजी से बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित होगा। तो एक ये तर्क देना कि ट्रांसपेरेंसी नहीं ला रही, या वो आम जनता या आम वोटर वो किस तरीके से काम कर रहा है उस प्रक्रिया को नहीं समझता है, इस आधार पर हम उसे कैंसिल कर दे, तो आने वाले समाज इस तरीके का नहीं होगा। वो टेक्नोलॉजी टेक सेवी होगा, उसे पता होगा कोई टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। दूसरा जो मुद्दा था वो मुद्दा यह था कि भाई वेरीफाइबिलिटी कैसे होगी, किस तरीके से, जिसके लिए हमने अभी वीवीपैट वगैरह लगाया है, लेकिन उस पर भी अभी प्रश्न उठते रहते हैं कि वीवीपैट इतना काफी है नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से वो संतुष्ट कर नहीं रहा चीजों को। तो ये जो मुद्दा है कि एक वेरीफाइबिलिटी और इनको लेके ईवीएम हटा देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि नहीं हटाना चाहिए। हमें जो भी इस पर कमियां हो
उस पर देखना चाहिए। जैसे और भी कई टेक्नोलॉजीज आजकल बात चलती है कि वोटिंग में हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसका हम वोटिंग में इस्तेमाल करें। ये देखिए वोटिंग टेक्नोलॉजी क्या क्या हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती, ये हम आगे समझेंगे, क्योंकि ये अपने आप में पूरा एक मुद्दा है। जब हम आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और चुनाव सुधार, इलेक्शन में सुधार, ये सारे समझेंगे मुद्दे, तब वहां पर हम विस्तार से वोटिंग टेक्नोलॉजी, ये पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि भविष्य में और किस किस तरह की नई टेक्नोलॉजीज आ सकती है जिसके माध्यम से हम चीजों को और बेहतर बना सकते हैं, पूरी वोटिंग प्रक्रिया को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। वो पूरा हम आगे के मुद्दों पर समझेंगे। फिलहाल अभी के लिए क्योंकि टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी की बात चल रही थी, तो मुझे लगा थोड़ी सी इस पर चर्चा, थोड़ा सा आपको पता भर होना चाहिए, इसलिए इस पर चर्चा कर दी। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी का हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।